नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज शिक्षक ग्रेड 3 टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के लेवल 1 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपके साथ लेकर आया हूं। तो देखो, पहला क्वेश्चन था कि ए के अंक 20 से 40% अधिक हैं। ए के अंक 20 से 40% अधिक है। एक इंफॉर्मेशन तो ये दी है कि ए के अंक 20 से 40% अधिक है, बी के 100 है तो ए के कितने हैं 140। एक इंफॉर्मेशन तो ये दे रखी है। एक ये दे रखी है कि बी के अंक सी से 30% अधिक है। बी के अंक सी से 30% अधिक है। ये बैठा बी, ये बैठा सी। सी के 100 है तो बी के कितने हैं 130। अब देखो, यहां से कंबाइंड रेशियो बना के भी कर सकते हैं कुछ बच्चे तो, लेकिन चूंकि आप L1 के अनुपात समानुपात में ज्यादा नहीं उलझना चाहते तो आपको मैं ये क्वेश्चन इस तरीके से बता देता हूं सिंपल वे में कि आप एक काम कर लो। आपको ये कहा है कि सी के अंक 250 हैं। कितने हैं बंधु? 250 हैं, 250 अंक हैं। सी के अंक 250 है, वो 250 किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो 100 का मान 250 है, तो मेरे बंधु बता बी का मान 130। एक बराबर हो जाएगा 250 बटे कितना 100, और बी के अंक कितने आ जाएंगे? बी के अंक 130 बराबर आ जाएंगे 250 बटे 100 इंटू 130। ओके, ये लो साहब बी के आ गए। ये जो बी का आंकड़ा आया है, इस बी के आंकड़े को आप यहां वाले बी के बराबर कर दो, इस बी के बराबर कर दो। तो इस बी के बराबर कर दो 250 बट्टे, क्योंकि वहां भी बी है इधर भी बी है, 250 बट्टे 100 इंटू 130। ये इस 100 के बराबर है, तो एक बराबर होगा 250 गुणा 130 बट्टे 100 गुणा 100। ये नीचे 100 चला जाएगा, और देन यहां से ए का मान चाहिए, ए के अंक है तो 140 का मान निकाल लो। बहुत ही लाइट वर्जन में मैंने आपको इसका सॉल्यूशन करवा दिया है। लो भाई, 130 बटे 100 इंटू 100 इंटू 140 कर दो। ये लो, यहां से मेरे पास में ए का मान आ जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 सौ के 100, 4 का भाग 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 पंजो 20, 35, 13 पंजो 65 कैरी फॉरवर्ड, सॉरी 5 6 करेगा, सॉरी 13 3 39, 39 और 6 कितना 45। तो 455 किसके मार्क्स आ जाएंगे? ए के। कैसे किया एक बार दोबारा देखना। एक तरीका अनुपात में संयुक्त करके भी है, लेकिन इजी मेथड ये है कि ए के अंक 20 से 40% अधिक है और बी के अंक सी से 30% अधिक है। तो सी के जो 250 दिए हैं वो बराबर कर दो किसके? 100 के। 130 का मान निकाल लो, जो मान आए उसको 100 के बराबर कर दो, क्योंकि उधर भी बी का है इधर भी बी का है। 140 का मान निकाल लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक संगठन में 1850 कर्मचारी हैं, इनमें से 38% का तबादला अलग अलग स्थानों पर हो गया, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला नहीं हुआ? संगठन में जो टोटल कर्मचारी हैं, टोटल हमेशा टोटल कर्मचारी है, टोटल हमेशा 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100%। उनमें से तबादला कितनों का हुआ? तबादला हुआ है बंधु कितने प्रतिशत का? 38% का। तो इसका मतलब ये हो गया कि 62% का तबादला नहीं हुआ है। तबादला कितनों का नहीं हुआ? 62% का तबादला नहीं हुआ, क्योंकि टोटल 100 है, जिनका तबादला नहीं हुआ उनकी संख्या चाहिए। तो 1850 का 62% निकाल दो, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। ओके, हाँ जी। 5 का भाग 5 3 15, बच गया 3, 5 7 35, 37 बार। 5 का भाग 2 बार, 2 का भाग 31 बार। 37 को आप 31 से मल्टीप्लाई कर लो। ये लो साहब, 37 एकम 37, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा? 3 करेगा। ठीक है,
37 को 3 से गुणा कर लो, 30 3 90, 7 3 21, 111, 111 और 3 कितना होगा, 114 होगा। तो 11,1147 का तबादला नहीं हुआ। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। मूलधन से तिगुना राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के अंत में, पहले मुझे मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन का फॉर्मूला होता है 100 इंटू साधारण ब्याज बटे दर इंटू समय। सुनना, 100 इंटू ब्याज है 1200 अपॉन में 100 बटे दर कितनी है, 8% की है, अपॉन में दर 8% इंटू टाइम कितना है, 6 वर्ष। 1200 रुपये ब्याज, 8% की दर, टाइम है 6 वर्ष। कैलकुलेट कर दो, 6 का भाग 6 दूनी 12, 200। 200 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, हाँ जी 200 में 8 का भाग, 8 दूनी 16, बच गया 4, 8 5 40, 25 8 200 होता है, 2500 रुपये मूलधन हो गया। कह रहा है इस मूलधन से, इस मूलधन बोले तो इससे, इस मूलधन से 3 गुना राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। वही बात, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, और परसेंटेज में है तो अपॉन 100। तो इससे 3 गुना कितना होता है, 25 3 7500 रुपए का। 10% की दर से 2 साल का, कितने साल का, 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। 3 गुना राशि पर निकालना है, बाकी चीजें सेम है। 75 का डबल होता है 150, और 150 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1500 रुपये ब्याज आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, ओके नो प्रॉब्लम। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक सरल ब्याज की दर पर 1/6 भाग 6% की दर पर, और शेष 8% की दर पर दिया। इस प्रश्न को x मान के भी कर सकते हो, टोटल कोई संख्या मान के भी कर सकते हो। आपको मूलधन मान लेना है, माना मूलधन, मान लिया मूलधन, और वो मूलधन में मान लेता हूं 6 रुपए। 6 रुपए का 1/3 कितना होता है, 2 रुपया। 6 रुपए का 1/6 कितना होता है, 1 रुपया, और बच गया कितना, 3 रुपया। 3 और 1 4 और 2 6 रुपए टोटल हो गए। बताओ, स्टार्टिंग में 1/3 पार्ट को 3% की दर से, तो 2 रुपए को 3% की दर से, और 1/6 भाग को 6% की दर से, बचा कुचा पैसा है वो 8% की दर से। टाइम सबका 1 साल है, तो मुझे बताओ यहां से मूलधन गुणा दर कितना आएगा, 3 दूनी 6% ब्याज आएगा। यहां से मूलधन गुणा दर कितना आएगा, 6% ब्याज आएगा, और यहां से मूलधन गुणा दर कितना आएगा, 8 3 24% ब्याज आएगा। टोटल 6 और 6 12 और 24 कितना हो गया, 36% ब्याज आ गया। कितना परसेंट, 36% ब्याज आ गया। ये 36% ब्याज किसके बराबर है, 600 के बराबर। तो मुझे एक बात बता दो कि 600 के बराबर 36% है, तो मैं कह सकता हूं यही 36% 600 के बराबर हो जाएगा। 36% बराबर 600, तो मूलधन निकालना है तो 100% का मान निकाल दो। 600 में 36 का भाग लगा दो और इंटू 100 कर दो। ये जो आंकड़ा आएगा वो कितना आएगा देखना। और आपको एक बात मैं बार बार बोल चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, कुछ बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। 6 का भाग 6 बार, 6 का भाग 100 बार, और ये आ जाएगा मेरे पास में 10,000/6। ये मेरे पास में 10,000/6 आएगा। लेकिन माइंड इट याद करो मैंने क्या तरीका बताया है। जब भी आप x न मानो तो इस 6 से और गुणा करना। आप 6 बराबर कितना आएगा, क्योंकि वो मूलधन 2 रुपए, 1 रुपया और 3 रुपया बट्टे में चला गया, मल्टीप्लाई करना है। इंडिविजुअल प्रश्न है इसलिए टेस्ट में दे चुका हूं मैं इसको।
तो इसको टेस्ट में 2-3 बार दे दूंगा एग्जाम तक टेस्टों में। तो बताओ 100/6 इंटू 100 को अभी 6 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा और मूलधन कितना आएगा 100 इंटू 100 10,000। राइट आंसर कौन सा होगा डी। इसमें गलती होने के पूरे पूरे चांसेस है, इसीलिए माइंड इट लिखा दिया, कॉपी में लिखवा दिया, किताब में प्रश्न पड़े हैं 2 और आपने टेस्ट में आजमा लिया। अब इसके बाद में गलती होती है तो इतना लाचार भी नहीं बनना चाहिए आदमी को। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, सालाना चक्रवर्ती ब्याज की गणना करते हुए 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2,000 रुपए कितने वर्ष में 662 रुपए, 2,000 रुपए से कितने वर्षों में 662 रुपए मिलेंगे। लो भाई, सालाना चक्रवर्ती ब्याज की गणना करते हुए आपको 10% की दर दी है। 10% की दर का मतलब 1/10 हो गया। मूलधन 2,000 रुपए इसको ऊपर लिख लिया। सपोज फर्स्ट ईयर में ही मिल जाए तो फर्स्ट ईयर में तो 200 मिलेगा आपको। फर्स्ट ईयर में 200 मिलेगा आपको, कितने वर्षों में 662 चाहिए, 1 वर्ष में तो नहीं मिलेगा। सपोज 2 वर्ष में मिल जाए तो दूसरे साल में सिंपल तो 200 ही होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट सालाना गणना करोगे तो 20 और है, तो 420 मिलेगा। इसका मतलब 2 साल तो उत्तर है नहीं है। फिर तीसरे साल के लिए चल पड़ता हूं तो 200 तो 1 हो गया और इन दोनों 200 का 20 तो 1 हो गया और 20 का 1/10 के हिसाब से कितना हो गया 2 रुपए। तो बताओ ये 620 20 20 60 और 2 62, 662 रुपए सीआई मिला है। 662 सालाना गणना करोगे तो ये चक्रवर्ती ब्याज ही हो गया। तो 662 रुपए कितनी साल में मिला है, 3 साल का स्ट्रक्चर आपके सामने है, सालाना गणना कर रहा है तो 3 साल में। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, किसी धनराशि का 14 से 2/7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना है तो धनराशि ज्ञात करो। इस 14 से 2/7% का विनिमय मान कितना होता है। जैसे पिछले प्रश्न में 10% को बदला था वैसे ही 14 7 98 और एक 100/7 होता है, लेकिन इस 7 का प्रतिशत 100/7 का प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे 100 1/7 आ जाएगा। आपको कह रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज, कौन से वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का, तो 1/7 की दर लिख लूंगा। ओके, मूलधन मुझे नहीं दिया, मत देने दो, आपको मूलधन यहां पे मान लेना चाहिए। तो माना प्रिंसिपल, माना मूलधन, मान लिया कितना 49, 7 का 2 बार भाग जाने वाली संख्या मान लो, 7 का भाग दिया 7 बार, 7 बार और 7 में दिया 1। आपको कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, आपको कह रहा है सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज 1120 रुपए है। सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है यहां पे 8 रुपए, तो वो 1120 रुपए कितने के बराबर है 8 के बराबर, तो 1 बराबर 1120/8 और अतः हमें चाहिए कि धनराशि कितने रुपए है 49 रुपए, तो 49 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका मान दे रखा उसका भाग और जिसका चाहिए उससे गुणा, 8 का भाग 8 एकम 8 बच गया 3, 8 चौके 32, 140 है और प्रिंसिपल चाहिए तो 49 से गुणा करना ही पड़ेगा। ओके मेरे बंधु बताओ, यहाँ पे 49 इधर 7 दे दो तो 343 हो जाएगा, 2 बचेगा, 343 का डबल कितना होगा 686 हो जाएगा, तो 686 हो जाएगा। ये 686 के आगे एक 0 और लगा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6860 रुपए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक बात है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो प्रश्न को 2 तरीके से कर सकते हो। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा 100 सूत्र होता है। विक्रय मूल्य 21 रुपए है, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने के पर क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होती है। क्रय मूल्य सपोज x रुपया है तो x% ही हानि होती है, तो हानि होती है तो 100 माइनस एक्स बटा 100 करते हैं कि नहीं करते हैं। अब कह रहा है आपको क्रय मूल्य कितना है, आप यहां से बाई ऑप्शन डील कर लो। बताओ बंधु कैसे डील करोगे, बाई ऑप्शंस डील करेंगे। यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होती है, तो मैं कहता हूं कि क्रय मूल्य 30 रुपए मान लूं, तो 30 मान लो तो 30 गुणा 100 में से 30 घटाओ 70/100, तो 30 मानूंगा तो इसका रूप ये हो जाएगा 21 बराबर है 30 गुणा 100 में से 30 घटाऊंगा तो 70/100। ये लो 7 से 2 0 से 2 0, 21 बराबर 21। इसका मतलब 30 तो सही है।
और 30 सही है तो फिर 30 पहले ऑप्शन से उत्तर मत देना, आप 30 चौथे में तीसरे में भी पढ़ा है, 30 तो परफेक्ट है। मान लिया क्रय मूल्य 70 रुपए है, तो मेरे बंधु 70 रुपए क्रय मूल्य हैं, 70 रुपए क्रय मूल्य हैं, तो 21 बराबर 70 इंटू 100 में से 70 घटाओ 30/100, यहां से भी 21 ही आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली अपन कहेंगे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है, अकेला 30 मान्य नहीं होगा। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत बोलता तो x गुणा 100 प्लस x बोलते बट्टा 100 करते। ओके, या फिर दूसरा तरीका बताता हूं, 30 रुपए वाली चीज पर 30% हानि, क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत, 30 रुपए का 30% हानि 9 रुपए होता है, 9 घटाओ 21 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। 70 रुपए का 70% 49 रुपए घटाओ 70 में से वापस 21 बच जाएगा। इसका मतलब डेफिनेटली पहला ऑप्शन ही होगा। दूसरा क्यों नहीं होगा? 40 रुपए वाली पर 40% हानि होती है, 16 रुपए हानि हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 24 रुपए होगा। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए होगा। एक पुस्तक को 31 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है। एक वस्तु को 31 रुपए में बेचा है आपने, 7% की हानि होती है, मतलब मात्र आपने 93% ही वसूला है इसका। अगला कह रहा है कि इसे 35 रुपए में बेचा जाए। कितने रुपए में बेचा जाए? 35 रुपए में बेचा जाए। तो अगला कह रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? 35 रुपए में बेचा जाए तो क्या होगा? आप कह सकते हो कि 31 रुपया कितना परसेंट है? 93% है। 31 रुपया 93% है तो 1 रुपया 93% बटा कितना होगा? 31 के। और हमें चाहिए 35 रुपए की वैल्यू, तो 35 रुपए की वैल्यू चाहिए तो 93% बट्टा 31 कर दो और इंटू क्या कर दो? 35 कर दो। 31 का भाग 93 में कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है, लेकिन परसेंटेज अभी भी पैदा है। 3% को 35 से गुणा करोगे, 35 3 105%, और 105% का मतलब क्या होता है? 105% का मतलब होता है मेरे बंधु 5% का क्या होगा? लाभ। राइट आंसर होगा 5% का क्या होगा? इस क्वेश्चन में लाभ होगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये L1 के मैथ्स के क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी सीरीज में जुड़े रहिएगा आप आगे के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के लिए। दोस्तों बात करते हैं अब हमारे L1 के जो क्वेश्चन हैं, इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप जैसे पर्वत, पठार और मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं से होता है? दोस्तों आप याद रखना कि पर्वत, पठार, मैदान जो होते हैं ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं, है ना। पर्वत, पठार, मैदान जो होते हैं ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और दोस्तों द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, आंतरिक प्रक्रिया। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, प्लेट विवर्तन है, ये आंतरिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग स्थल है? दोस्तों अगर आप जाने पृथ्वी की सतह का, तो ये तो आपको पता है कि पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है? जल है। तो 29% क्या है? स्थल भूभाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अवशिष्ट पर्वत किस प्रक्रिया से बनते हैं? दोस्तों पहले कोई भी पर्वत पहले पर्वत होता है, अवशिष्ट वो बाद में बनता है जब उस पर अनाच्छादन यानी कि अपक्षय और अपर्दन का प्रभाव पड़ता है। और अपक्षय और अपर्दन क्या होते हैं दोस्तों? बाह्य प्रोसेस होते हैं। तो बाह्य जो बल है उनसे बनता है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा अपर्दन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ISFR की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ISFR 2023 जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो जारी करता है। भारत का कुल मैंग्रोव कवर है दोस्तों ये है 4992 वर्ग किलोमीटर जो है ये हमारे भारत का कुल मैंग्रोव कवर है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, दूसरे सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपको गुजरात में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ISFR 2023 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये 25.17% हमारा कुल वन और वृक्ष आवरण होता है। नेक्स्ट आते हैं, कथनों पे विचार करना है। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, टीचिंग मेथड का है क्या? ओके,
ओके तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 119 पे, तो कथन है रॉबर्ट मेगर ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों का व्यवहारिक महत्व प्रस्तुत किया था, ठीक है। और उसके बाद है रॉबर्ट मिलर क्रियात्मक मनोगतिक उद्देश्यों का व्यवहारिक महत्व प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही कथन क्या हैं दोस्तों, सत्य हैं, तो अच्छे से आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपके जो भी हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छे से टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ के आपको आंसर करने होते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों की कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? वन्य जीवों को 6 अनुसूचियों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अंतिम प्रमुख संशोधन कब हुआ था दोस्तों? वैसे तो मैं बता दूं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अंतिम जो प्रमुख संशोधन है वो 2006 में हुआ था इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे अंतिम जो संशोधन है 2022 में हो चुका है, और 2022 में जो वन्य जीवों की 6 अनुसूचियां थी उन 6 अनुसूचियों को 4 अनुसूचियों में चेंज कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो दोस्तों भारतीय वन्य जीव बोर्ड जो है वो 1952 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो तो बस हो गए दोस्तों, ये तो अपने साइंस के क्वेश्चन आ गए। तो दोस्तों बस ये थे हमारे ये अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आगे मैं नेक्स्ट जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सर हैं मैं उनको बुलाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद। 122 चेक करें क्या एक बार? तो 122 में 1952, ठीक है। डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो लेवल 1 टास्क आधारित टेस्ट सीरीज है उसके जो फिजिक्स के क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। 123 से स्टार्ट होते हैं। देखो पहला प्रश्न, एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है तो कौन सी स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से क्या होगा? कम होगा। वास्तविक भार से कम होगा। देखो लिफ्ट में खड़ा है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका भार हो जाएगा W बराबर अपन लिखते हैं mg+a। अगर वो क्या है a त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। अगर वो नीचे की तरफ आ रही है, a त्वरण से नीचे की तरफ आ रही तो उसका भार हो जाएगा W बराबर mg-a। अपन से पूछा है कि कम होता है, कम कब होता है? जब वो नियत त्वरण से क्या है नीचे की तरफ आ रही है। देखो लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो भार ज्यादा हो जाएगा, लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर आ रही है तो भार कम होगा। तो अपन का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, एक वस्तु का पृथ्वी पर भार दे रखा है 98 न्यूटन, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? हमें क्या पूछा है? वस्तु का द्रव्यमान अपन को पूछा है। अपन भार कैसे लिखते हैं? भार बराबर क्या लिखते हो? mg। भार आपको दे रखा है 98 और m आपसे पूछा गया है और g आपको पता है 9.8 होता है। तो m क्या हो जाएगा? 98/9.8 करोगे आप 10 kg। कितना आ जाएगा? 10 kg। थोड़ा सा सॉल्यूशन करेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 2 kg की एक वस्तु चिकने फर्श पर 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक सरल रेखा में चल रही है। वस्तु पर कार्य करने वाले परिणामी बल का माप क्या होगा? देखो बल अपन को पता है, बल कैसे लिखते हैं? बल F बराबर ma से लिखते हैं। बल F बराबर ma। हमें चाहिए क्या? त्वरण चाहिए। अगर त्वरण दिया होता तो हम क्या है बल ज्ञात कर सकते थे, लेकिन क्या दे रखा है? वेग दे रखा है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर होता है, वेग में परिवर्तन की दर, लेकिन अपन को सिर्फ वेग दे रखा है न कि परिवर्तन। परिवर्तन नहीं दे रखा है तो क्या है? त्वरण कितना हो जाएगा? 0। तो F कितना हो जाएगा? 0। F बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 0 देखो ऑप्शन नंबर डी में 0 है। अगला देखो, एक गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है तथा पृथ्वी से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है। भाई क्या है? गेंद किसी ऊंचाई से गिरी, पृथ्वी से टकराई, वापस ऊपर की तरफ क्या है गति करेगी। इस प्रक्रिया में त्वरण
वेग विस्थापन में से कौन सी राशि में परिवर्तन होता है। हमें पूछा है कि त्वरण, वेग और विस्थापन। देखो सबसे पहले त्वरण की बात करेंगे। त्वरण नीचे की तरफ था, सपोज दैट ए त्वरण से आ रही थी और वापस टकराकर भी ऊपर ए त्वरण से जा रही है, तो त्वरण की डायरेक्शन चेंज हो गई। त्वरण की क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या त्वरण में परिवर्तन हो गया, तो क्या है, डायरेक्शन दिशा बदल गई, तो क्या है, त्वरण में परिवर्तन हो गया। सही बात है, त्वरण में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा पूछा है वेग। वेग में भी क्या है, नीचे की तरफ आ रही है, वेग की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, ऊपर की तरफ फिर वापस वेग, तो क्या हो गया, दिशा बदल रही है, दिशा में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, वेग भी बदलेगा, वेग भी बदलेगा। अगला देखो, अगला है, अपन को पूछा है विस्थापन पूछा है। तीसरी चीज विस्थापन। भाई कुछ ऊंचाई से छोड़ा और टकराकर वापस पुनः उसी ऊंचाई पर थोड़ी जाएगी, उसी ऊंचाई पर नहीं जाएगी, तो क्या आ जाएगा इसमें, विस्थापन इतना रह गया, तो विस्थापन में परिवर्तन हो गया, विस्थापन में भी परिवर्तन हो जाएगा, विस्थापन में भी परिवर्तन होगा। तो तीनों में परिवर्तन होगा। क्या है, तीनों में परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन आपका देखो कौन सा है, ऑप्शन ए में केवल वेग, ऑप्शन बी विस्थापन वेग, ऑप्शन सी त्वरण वेग व विस्थापन, तीनों में परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक कण 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में 5 सेकंड में घूमता है, तो औसत वेग का हमें ज्ञात करना। देखो यहां से लेकर अर्धवृत्त में घूम गया, जिसकी त्रिज्या दे रखी है हमें, कितना दे रखा है, 10 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखा है। तो अपन को औसत वेग पूछा है, औसत वेग, औसत वेग पूछा। औसत वेग किससे लिखते हैं, क्या है, विस्थापन कितना हुआ और उसकी समय कितना लगा विस्थापन में। देखो विस्थापन ए बिंदु से चला, बी बिंदु पर आया, ए से बी तक चले, ये तो दूरी हो गई, और विस्थापन होता है सीधा। क्या विस्थापन क्या है, डायरेक्शन सीधी हो जाती है। तो क्या है, ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 पहले से ही है, 10 10 2 मीटर, क्या हो जाएगी, उसका व्यास मैं लिख देता हूं, व्यास के बराबर बट्टे समय दे रखा आपको 5 सेकंड, 20/5 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन देखो कौन सा है आपका, ऑप्शन ए में दे रखा 2 पाई मीटर प्रति सेकंड, नहीं होगा। 4 पाई मीटर प्रति सेकंड, नहीं होगा। ये देखना, ये अगर औसत क्या पूछ लेता, चाल पूछ लेता, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता, औसत चाल से। सी 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, डी क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो आपका ऑप्शन क्या आया था, 4 आया था, 4 मीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ पे क्या दे दिया, वेग के स्थान पर चाल दे दी, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 2 प्रश्न बनते हैं कंफ्यूज करने वाले। एक दे रखा है, एक वस्तु 50 डिग्री के कोण पर रखे 2 समतल दर्पण। देखो एक समतल दर्पण ये है, दूसरा समतल दर्पण ये है, क्या है, वस्तु दोनों के बीच में रखी हुई है, वस्तु दोनों के बीच में रखी हुई है। यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है, 50 डिग्री। हमें पूछा है समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये दे रखा है। तो देखो प्रतिबिंबों की संख्या हम कैसे लिखते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे लिखते हो, 360/थीटा, 360/थीटा दे रखा है 50, भाग लगाओगे 7 क्या आ जाएगा, 7.1 के करीब, 2 के करीब आएगा, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 7 प्रतिबिंब। कितने आ जाएगा, 7 प्रतिबिंब। अगर n का मान क्या हो जाएगा, विषम है तो 7, अगर n का मान सम होगा तो 1 कम हो जाएगा, n-1 हम कर देंगे। तो अपन क्या विषम है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला है आपकी शिक्षण विधि से है, क्या है, पर्यवेक्षित विधि जिसमें मेज के चारों ओर बैठे
छात्र अध्यापक के नियंत्रित एवं निर्देशित वातावरण में स्वाध्याय करते हैं। उपयुक्त परिभाषा किस शिक्षा विद द्वारा दी गई है? तो कौन सा है? देखो अपन देखेंगे तो ये बाइंडिंग एंड बाइंडिंग के द्वारा दी गई है कि स्वाध्याय के बारे में बताता है कि छात्र अध्यापक एक मेज के चारों ओर वातावरण में नियंत्रित और निर्देशित डायरेक्शन में हम इस प्रकार से बैठते हैं और स्वाध्याय अध्यापन करवाते हैं। तो ये बाइंडिंग और बाइंडिंग ने दी थी। अगला देखो, पालक, आंवला और कच्चे अंगूर, क्या दे रखा है? पालक, आंवला और कच्चे अंगूर में से क्रमशः कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो ये आपके केमिस्ट्री का प्रश्न है, तो केमिस्ट्री में देखो पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और आंवले में एस्कार्बिक अम्ल और अंगूर में आपके टार्ट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, मॉरिसन उपागम से संबंधित कथनों की विवेचना करते हुए असत्य कथन का चयन कर। देखो मॉरिसन उपागम, हम मॉरिसन उपागम पढ़ते हैं और हमें इससे असत्य कथन बताना है। क्या है? ऐसा जो गलत कथन है मॉरिसन से संबंधित। देखो पहला, मॉरिसन उपागम हर्बर्ट तथा किलपेट्रिक उपागम का समन्वय है। सही बात है भाई, ये सही बात है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसात्करण, अभिव्यक्ति मॉरिसन की उपागम की चक्रीय व्यवस्था का सही क्रम है? नहीं है भाई, ये चक्रीय व्यवस्था का सही क्रम नहीं है। ये है एक बाल केंद्रित उपागम है मॉरिसन का। सही बात है, बाल केंद्रित ही है। मॉरिसन उपागम अवबोध स्तर के शिक्षण कार्य पर बल देता है। अवबोध स्तर के शिक्षण कार्य पर बल देता है। सही बात है। तो असत्य कथन पूछा है, देखो ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो आपका ऑप्शन बी गलत है। तो आपको गलत ही कथन चूज करना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखो, अगला, एक अम्ल और एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अपन को अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन बनाया गया है, तो ऑप्शन सत्य कथन पूछा है। देखो पीएच जिसकी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। दूसरा देगा पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। तो देखो आपका पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। सही बात है, सत्य कथन बताने। दूसरा है पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा। ये गलत, हाँ ये गलत है। ये क्या प्रबल, दुर्बल होगा। ये पीएच जितनी उच्च होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, ये भी सही बात है। और ये भी उसका उल्टा है, वाइस वर्सा है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन देखो 2 और 4 कौन से में है? 2 और 4 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखो, अगले क्या आगे हिंदी के प्रश्न आगे, तो ठीक है। धन्यवाद सभी। टास्क आधारित टेस्ट सीरीज में के सॉल्यूशन वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी के जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। 133 नंबर जो हमारा हिंदी का प्रश्न है वो लिखा है, महात्म्य शब्द में संज्ञा कौन सी है? बच्चों महात्म्य शब्द में संज्ञा कौन सी? क्या इसको व्यक्तिवाचक कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे, भाववाचक कहेंगे या द्रव्यवाचक कहेंगे? तो बच्चों यहां पर ध्यान से सुने, महात्मा शब्द से बना हुआ शब्द है महात्मा शब्द। इसमें यह प्रत्यय लगा है, यह प्रत्यय लगने से महात्म्य शब्द बना है, जो कि न तो व्यक्तिवाचक है न ही जातिवाचक है, जो किसका बोध करवाता है? भाववाचक का। अतः यहां हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा, 134 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपको केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से ऑप्शन में वो देखना है। जैसे आम ये जातिवाचक है, ऊंचाई भाववाचक है, साधन की बात करें जातिवाचक, पन्नालाल किसी का नाम है, नाम व्यक्तिवाचक का मतलब आपको क्या बताया? जो दुनिया में एक ही हो, अद्वितीय हो, या किसी के नाम की बात करते हैं, तो पन्नालाल नाम है, राधेश्याम भी नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। हिमालय पर्वतों में एक पर्वत का नाम है, नाम होने के कारण ये भी व्यक्तिवाचक। अतः यहाँ तीनों ऑप्शन बी में हमारे सही मिले। इसमें जैसे गाय जातिवाचक है, चालाकी मूर्खता जातिवाचक भाववाचक है, बैल जातिवाचक, ममता भाववाचक है, राधेश्याम व्यक्तिवाचक है। अतः ऑप्शन हमारा 134 का बी सही होगा। 135 नंबर प्रश्न पर देखिए,
लिखा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया था, यानी जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है 5, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और जो भाववाचक होते हैं उनको हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। जिसको देखा नहीं जाए, छुआ नहीं जाए, वो भाववाचक। तो जैसे यहां देखें, अकेलापन तो भाववाचक है, इसको महसूस किया जाता है। अकेलेपन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से दृढ़ता, लेकिन वृक्ष जातिवाचक आ गई, अतः ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा। खुलापन, फुहड़ता, ये भाववाचक है, लेकिन सूर्य ये भाववाचक नहीं है, तो ऑप्शन ये भी नहीं हो। सी में दिए उदासी, चालाकी और शेर। उदासी, चालाकी तो भाववाचक है, लेकिन शेर ये जातिवाचक आ गया, ये भी नहीं होगा। चतुराई, धैर्य और प्रेम, ये तीनों ऑप्शन जो हैं हमारे भाववाचक हैं। ऑप्शन नंबर 4 यानी डी जो है 135 का सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 136, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। एक सेंटेंस दिया हुआ, वाक्य दिया हुआ है, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, यानी आपको यहां बताना इनमें सर्वनाम कौन कौन से हैं। एक तो शब्द दिया है आपके, ये सर्वनाम है, तो आपके शब्द यानी सामने वाले से बात की जा रही है श्रोता के रूप में, तो ये मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक। कल कोई कुछ कह रहा था, कोई और कुछ इनकी बात करें तो ये भी सर्वनाम है। अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चितता यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको 3 बताए थे। कौन कौन से? कोई, किसी और कुछ। इन तीनों के बारे में जब बताया था कि ये अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, तो ये 2 ऑप्शन देख लीजिए, मध्यम पुरुष और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष ये नहीं है, अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक और मध्यम पुरुष ये बिल्कुल ये सही है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो 136 का ऑप्शन बी सही है। इसी क्रम में किस विकल्प में मध्यम पुरुष, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष में श्रोता की बात हम करते हैं। श्रोता के लिए एक वचन, बहुवचन की बात करते हैं, जैसे एक वचन में तू, तेरा, तुझे, और बहुवचन में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, या फिर आदर्श सूचक रूप में आप शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो ये कि मध्यम पुरुष बताओ। मैंने, ये तो क्या है? उत्तम पुरुष है। कौन सा है? उत्तम पुरुष, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उनको कहा था कि, उनको अन्य पुरुष है। कौन सा है बच्चों? अन्य पुरुष, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अन्य लोगों के साथ साथ, तो अन्य लोगों के साथ साथ जब यहां बात करें इसमें तो हमें वैसे नजर नहीं आ रहा, तो अगला ऑप्शन आता है आपको भी सूचित कर दें। आपको भी सूचित कर दें यानी सामने वाले से श्रोता को कहा जाता है आपको भी सूचित कर दें। तो यहां ऑप्शन डी हमारा 137 का सही उत्तर है। इसी क्रम में 138 नंबर प्रश्न देखें। शरीर शब्द से विशेषण बनेगा। शरीर जातिवाचक संज्ञा है और इसमें इक प्रत्यय जब हम लगाएंगे, शरीर शब्द में जब इक प्रत्यय लगेगा तो इक प्रत्यय का नियम भी आप लोगों को बताया गया है। शुरू में ए आ हो तो वो आ में बदल जाता है, जैसे श में आ है तो ये आ ए है, आ में बदल जाएगा। बाकी रे में ई की मात्रा है। अंतिम वर्ण स्वर रहित हो जाता है और स्वर रहित होने के बाद में ई की रहस्व ई की मात्रा लगेगी, शारीरिक शब्द बनेगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा शारीरिक, यहां ई की मात्रा गलत है, शारीरिक भी नहीं होता। शारीरिक में ये मात्रा नहीं, मात्रा ये वाली, यानी ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल सही है। ये मतलब ऑप्शन डी 138 का सही होगा। अगला प्रश्न है 139। रक्त शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? रक्त, क्या रक्तिक बनेगा, रक्तिस बनेगा, रक्तिम बनेगा या राक्तिम बनेगा? बच्चों रक्तिम बनता है, रक्तिम बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन भरते इसमें बच्चे ध्यान देते नहीं, जल्दबाजी में गलती भी करते हैं। राक्तिम नहीं होता, रक्तिम होता है। तो यहां 139 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 140। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक के बारे में आपको बताया था, जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हो और दोनों क्रियाओं में से जो क्रिया पहले पूर्ण होती है उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और उस पूर्वकालिक क्रिया शब्द के साथ कर या करके शब्दांश जुड़ा होता है। तो आप देखिए ऐसा वाक्य जिनमें 2 क्रियाएं हो रही हो और जिनके साथ में कर या करके शब्दांश पूर्व क्रिया के साथ जुड़ा हो, वो इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन दिया, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया।
रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, किसी दूसरे से लिखवाया, तो ये तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई ना। प्रेरणार्थक में आपको क्या बताया था, वा शब्दांश क्रिया के साथ जुड़ा होगा, तो ये तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। किसका है, प्रेरणार्थक, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। राधा ने स्नान करके भोजन किया, राधा ने पहले स्नान किया उसके बाद में भोजन किया, तो दोनों क्रियाओं से पहले स्नान करने का बोध होता है और करके शब्दांश इसके आगे जुड़ा हुआ है, अतः हमारा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण यही होगा। आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया के रूप में आ रहा है, ठीक है ना। सास ने बहू से खाना बनवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया भी कहेंगे और सहकर्मक क्रिया भी कहेंगे, लेकिन हमें क्या पूछा है, केवल पूर्वकालिक, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। 141 नंबर प्रश्न देखें, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुने, अगर कर्म पर पड़ता है तब तो उसे क्या कहेंगे, सहकर्मक क्रिया, और यदि कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन में क्या दिया, अकर्मक, सहकर्मक, नाम धातु, प्रेरणार्थक। तो यहां जब कर्ता कर्म की बात आ रही है, सीधी क्रिया का सीधा फल पड़ने का, फल का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ेगा तब तो क्या अकर्मक, कर्ता पर पड़ेगा तो अकर्मक, और कर्म पर पड़ता है तो वो सहकर्मक। अतः यहां उत्तर हमारा 141 का ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आज के इतने ही प्रश्न थे, उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।